अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी हमेशा की तरह और आपके साथ हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। धन्यवाद आरजू जी, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया सर, आपका अपना चैनल है और आज हम जिस टॉपिक से स्टार्ट लेंगे वो भी यकीनन आपके लिए बहुत एक टची टॉपिक होगा, क्योंकि बात करेंगे हम आईफोन की जो आप ले चुके हैं। और आप पता है आपको, ये ट्रम्प के टैरिफ वैरिफ के बाद कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अब जो नया आईफोन आएगा वो तकरीबन 10 लाख का हो सकता है। यानी 10 लाख में तो सिर्फ गाड़ी आ जाती है, तो 10 लाख का फोन कौन खरीदेगा? तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इतना महंगा हो जाएगा फोन। मतलब 10 लाख की एक छोटी मोटी गाड़ी आई जाती है, मतलब चली हुई, जैसे कहते हैं ना, सेकंड हैंड। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अब नहीं, क्या बात कर रही है, इंडिया में 10 लाख में बहुत अच्छी गाड़ी आ जाएगी, ऐसा बात नहीं। वो आपके 10 लाख ना, वो हमारे 10 लाख की बात हो रही है। अच्छा। तो वो तो बहुत कम हो जाएंगे आपके यहाँ जाके। मगर सर, आईफोन जो है, इंडिया में भी आईफोन बनने लगे हैं और $22 बिलियन की एक कह लीजिए मामूली सी रकम जो है वो बताई जा रही है। क्या कहेंगे आपके चाइना के लिए ये कितना टफ टाइम होगा, और भारत के लिए ये क्या, मतलब इस न्यूज में आप क्या पॉजिटिव चीज देखते हैं, क्या देखते हैं कि आईफोन बना रहे हैं अब भारत? और वैसे हम ये भी बता दूं जाते जाते आपकी तरफ कि पाकिस्तान की मैंने एक ये खबर भी सुनी थी कि पाकिस्तान में मेड इन इंडिया आईफोन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है आप लोग उसमें कोई राह की साजिश डाल दें, कोई चिप विप उसमें लगा दें। भरोसा नहीं ना सर आप लोगों का। थैंक यू आरजू जी। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले पूरा श्रेय आंख बंद करके यदि किसी व्यक्ति को देना चाहिए तो उनका नाम है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। द मैन इज विजनरी। उन्होंने, इसीलिए कहते हैं ना कि यदि लीडरशिप में अच्छे लोग नहीं बैठे हों, जो विजन है, जिनके पास देखने की क्षमता है, तो वो लोग जो है ना चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। कंपनी हो चाहे देश हो, कोई भी हो, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं अगर आपकी लीडरशिप अच्छी नहीं है, उनके पास विजन नहीं है, वो मायोपिक हैं, वो सेल्फिश हैं, या वो सिर्फ अपना भला सोचते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भारत के लिए एक वरदान है। आज से 10-12 साल या मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले मैं जर्मनी में था, उन्होंने मेक इन इंडिया लॉन्च किया था जर्मनी में। मैं उस समय हैम्बर्ग में ही था, वहीं से उसकी लॉन्चिंग हुई थी। मेरे ख्याल से फ्रैंकफर्ट में या बर्लिन में कहीं पे उसका इनॉग्रेशन किया गया था। बट द पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि उसने ये ठाना था, भारत के प्रधानमंत्री ने, कि हम यहाँ पे मोबाइल फ़ोन बनवाएंगे। भारत उनके आने से पहले पूरा का पूरा जो सेलुलर फ़ोन होता था उसका 90-95% हम लोग बाहर से मंगवाते थे। एक भी, बहुत कम थे जो मेड इन इंडिया थे या असेंबल्ड इन इंडिया थे। आईफोन जो ये है $22 बिलियन वर्थ, यानी कि हर 5 में से एक फोन भारत, 20% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है ना आईफोन की, आरजू जी, वो आज भारत से हो रही है। और ये भारत में कंजम्पशन नहीं हो रहा, इसका कंजम्पशन ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड हो रहा है। जो सबसे अच्छी बात है कि जो टैरिफ इम्पोज किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के ऊपर, उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स नहीं आते हैं। तो इट्स अ बिग साई ऑफ रिलीफ फॉर कंपनीज लाइक नवीडिया एंड एप्पल, क्योंकि इनकी जो प्रोडक्शन होगी वो जो यूएस शिपमेंट जा रहा होगा उस पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा, बिकॉज दे आर एग्जेम्प्टेड। तो इट्स अ बिग न्यूज। और आप ये समझ लीजिए कि ये जो प्राइस है $20 बिलियन का, ये उस आईफोन की रिटेल वैल्यू नहीं है, ये उसकी गेट वैल्यू है। तो इसका मतलब है कि वाकई में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। 30% दुनिया का आईफोन बनाना, आरजू जी, इट्स नॉट अ जोक। That means India has got capacity to produce, to be the next manufacturer of the world. India is marching towards that destination in the able and timely leadership of प्रधानमंत्री मोदी। शत शत नमन है मोदी जी को सर झुका करके। जो हम लोगों ने 2003-4 से जो भी हमने फेस किया था, जब हम मोदी जी को सपोर्ट करते थे और हमें लोग चड्ढी और बिगेट और संघी और आतंकवादी और क्या क्या हिंदुत्व वाले और पता नहीं क्या क्या कहते थे, और क्यों कहते थे मुझे समझ में नहीं आता था। उस समय से लेकर के आज ये जो 10-12 साल की जो जर्नी है, और जब हम ये सब अब देखते हैं
कि भारत कहाँ खड़ा है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कहाँ ला के खड़ा कर दिया है, उनकी विजनरी लीडरशिप ने भारत के साथ क्या किया है। तो हम बहुत खुश होते हैं कि हमारा देश एक बहुत ही एबल और सुरक्षित हाथों में है। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है। चाइना के लिए बिल्कुल कंसर्न्स है, बिकॉज चाइना के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहे हैं और उसमें इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के ऊपर एक्स्ट्रा 20% है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इट्स अ टफ टाइम फॉर चाइना। और जहाँ तक बात रही कि क्या ये फ़ोन बनाने की कैपेसिटी सिर्फ एप्पल की है, और भी फ़ोन बन रहे हैं हमारे यहाँ, बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ रही हैं। सो इट्स एन एक्सट्रीमली गुड न्यूज़। और आपको ये 10 लाख में मिलेगा, मेरा ऐसा मानना नहीं है, बिकॉज मैंने बताया कि कोई ऐसा वो नहीं लग रहा है, क्या कहते हैं उसको, टैरिफ ऑन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। सो यू आर सेफ नाउ जी। लेकिन सर चाइना और उसमें तो बहरहाल एक जंग चल रही है चाइना में और अमेरिका में, कि वो उसके ऊपर जो है 125 टैरिफ लगा देता है चाइना, मतलब अमेरिका पे, और फिर अमेरिका उठ के 145 टैरिफ लगा देता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें तो सर महंगी होंगी, ऐसा तो नहीं हो सकता। हमारे यहाँ तो कहा तो यही जा रहा है कि टैरिफ लगने के बाद जो है वो चीजें जो है वो थोड़ी महंगी, थोड़ी नहीं काफी ज्यादा प्राइस में फर्क आएगा। लेकिन अगर भारत में देखा जाए कि भारत अगर चाइना को कंपटीशन दे रहा है और कई इलेक्ट्रॉनिक्स, क्या कई सामान जो है जो पहले चाइना बना करता था अब वो भारत की तरफ आ रहा है, तो आपको लग रहा है कि आप लोग संभाल पाएंगे, और या फिर आपको लगता है कि चाइना एक बड़ी कंट्री है और वो एक बार फिर मैदान में होगा और ये कंपनीज वापस चाइना जाती दिखाई दे रही हैं? नहीं, उसमें देखिए, चाइना ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा रातों रात, ऐसे तो कुछ होने वाला नहीं है। जिस कैपेसिटी या जिस नीड को चाइना कैटर कर रहा है, उसको चाइना से मूव अवे करने में 8-10 साल आराम से लगेंगे, अगर कुछ होता भी है। मगर वो ऐसा भी नहीं मूव अवे हो जाएगा कि चाइना जीरो हो जाएगा और रेस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो उनके पास सारा प्रोडक्शन फैसिलिटी आ जाएगा। बिल्कुल इसको डाइवर्सिफाई तो किया जाएगा। 200 से ज़्यादा सप्लायर हैं आज की डेट में। अमेरिका खुद भी चाहता है कि आईफोन जो है वो मेड इन यूएस हो। बट मैं पढ़ रहा था कि अभी जो टिम कुक हैं या और लोग हैं, वो नहीं बोलते कि जो आईफोन है वो यूएस में बना करके उतना ज़्यादा उनके लिए वो हो पाएगा, जिसे कहते हैं कि प्रॉफिटेबल। बिकॉज आज की डेट में मैं कहीं सुन रहा था, एक आईफोन को बनाने में $10 $25 ऐसे कुछ लगते हैं, और कॉस्ट होती है 800, उसकी जो सेलिंग प्राइस होती है $800 $900 ऐसे वो बेचते हैं। तो आप सोच लें कि अनाप शनाप प्रॉफिट है। अब अगर आप इसी को यूएस के मार्केट में बनवाइएगा तो यूएस में जो लेबर के चार्जेस है वो तो डॉलर में पे किए जाएंगे। ये सारा का सारा जो प्रॉफिट बनता है वो इसलिए बनता है कि जो एक्सचेंज रेट है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो जो आपको इंडिया में मजदूर 20,000 25,000 रुपए में काम करने को तैयार है विद हाई स्किल्ड एबिलिटी, जो कि एक यूएस के लेबर की होगी, वो तो यूएस में नहीं मिलेगा उनको। देयरफॉर मुझे नहीं लगता एनी टाइम सून कोई चाइना से सारा का सारा बिजनेस अवे हो जाएगा, बट एक सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ द चाइनीज बिजनेस वुड कम डाउन टू इंडिया, और इंडिया उसका बेनिफिशियरी होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका आईफोन। $20 बिलियन बहुत होता है भाई, अगर आप, विच इज 20% ऑफ द वर्ल्ड मार्केट, यानी कि ये टोटल अगर हम 20 बिलियन को 5 से मल्टीप्लाई कर दे तो $1 ट्रिलियन का मार्केट है। इंडिया उसका 20% कैप्चर करके बैठा है। इट्स अ ह्यूज न्यूज। 22 के 22 कोई बात नहीं, 20-22 दोनों में है। अगर 20% हाँ मान के चले, एक हम जिसे कहते हैं हम रिस्ट्रिक्टिव फिगर ले लें, तो उसमें वो बहुत होता है 20% का मार्केट गेयर करना फ्रॉम अ प्लेस जब हम कुछ नहीं बनाते थे और 10 साल के अंदर। सो मेक इन इंडिया की जीत है, मेक इन इंडिया का विजय। हालांकि ये असेंबल्ड है, 100% मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, लेकिन वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दैट कि ये शुरुआत तो हुई है ना। ये अब इंडिया में ये एक्सपोर्ट तो हो रहा है ना, इंडिया से एक्सपोर्ट तो हो रहा है ना। मेड इन इंडिया फोन आप यूज करेंगे, अमेरिकन भी मेड इन इंडिया ही यूज करेंगे। तो इट्स अ गुड न्यूज। और जब शुरू हो जाती है जर्नी ना, आज असेंबली से हो रही है, कल जो है मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, उसके बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगा। वी आर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। थैंक यू टू प्रधानमंत्री मोदी और उनकी जो एबल लीडरशिप है, सारे उनके जो टीम्स हैं, दिस इज देयर क्रेडिट। देखिए, ये कोई और नहीं कर पाता। सर टीम की टीम भी सो साथ है ना मोदी जी के। मोदी जी ने बनाया है, मोदी टीम तो यहाँ भी थी, मोदी जी को नहीं खड़ा कीजिएगा नहीं जीत पाते लोग। ये वोट मोदी जी को पड़ता है ना। अब जैसे एस जयशंकर साहब हैं, बहुत अच्छे हैं, मेरे भी वो बहुत प्रिय नेता हैं।
बहुत अच्छे हैं वो, मगर एस जयशंकर साहब की इलेक्टोरल वैल्यू शून्य है। एस जयशंकर साहब के नाम पे वो नहीं जीत पाएंगे अपना इलेक्शन, भाई मैं आपको बता रहा हूं। अरे सर ऐसे ना कहें, डॉक्टर जयशंकर मेरे बड़े फेवरेट हैं, ऐसे कैसे मेरे आप भी उन्हें बड़े बोल रहे हैं? फेवरेट है भाई, बट पॉलिटिकल इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ऐसी नहीं होती है आरजू जी। वो राज्यसभा के मेंबर हैं, जो हमारे जयशंकर साहब हैं, बहुत मेरे लिए सम्माननीय है, दुनिया के लिए सम्माननीय है भाई। भारत का जो वर्जन वो रखते हैं और जिस कॉन्फिडेंस के साथ रखते हैं भाई, अनपैरेलल्ड है वो। पर कौन चुना उनको? वो तो आईएफएस से रिटायर होने के बाद टाटा कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ काम कर रहे थे। वहां से उनको उठवा के ले आना कि सीधा जो है, उनके कमी थी क्या? पिछली बार 314 लोग आए थे, 304 या 300 कुछ बीजेपी के एमपी जीते थे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उन जीते हुए एमपीज में से एक को भी नहीं लिया। वो उठा के लाए जयशंकर साहब को, बोले कि आप बनेंगे हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। और आज देख लीजिए जयशंकर साहब ने क्या कमाल कर दिया है। तो ये टीम तभी काम करती है जब नेतृत्व होता है। अगर नेतृत्व उस टाइप का नहीं होना, नेतृत्व अगर आपका डरा हुआ हो ना, लीडरशिप आपकी अगर इनसिक्योर हो ना, तो पूरा टीम डुबो देती है, अच्छी खासी टीम फंक्शन नहीं कर पाती। ये तो प्रधानमंत्री है कि वो कॉन्फिडेंट है, वो लोगों को वो देते हैं, फ्री हैंड देते हैं कि आप जाइए बात कीजिए और हम आपके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। मैं समझता हूं भाई, नेतृत्व के बिना कुछ नहीं हो सकता। मैं बहुत काबिल आदमी हूं, नहीं है लीडरशिप, मेरी जो स्किल्स है उसका कोई यूज नहीं है, पूछने वाले नहीं है, लोग जलते हैं कि भाई क्या करना है इसको यूज करके। ऐसे नहीं होता आरजू जी, जो ड्यू है क्रेडिट दीजिए। प्रधानमंत्री मोदी ने गालियां खाई हैं, लोगों ने उनको दुनिया भर में बदनाम किया, उनकी वीजा को रोका गया था, उनके ऊपर ये तहव्वुर राणा आया हुआ है, उनके ऊपर जो है असैसिनेशन अटेम्प्ट किया गया था। और जिसने असैसिनेशन अटेम्प्ट किया था उसको भारत के पॉलिटिशियंस ने बिहार की बेटी बता दिया था। लश्कर ए तैयबा के वेबसाइट पे आ रहा था कि भाई वो हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण जिहादी कार्यकर्ता थी, उसको हमारे यहाँ पे बता रहे थे ये बिहार की बेटी है। आपको पता नहीं प्रधानमंत्री मोदी ने क्या झेला है। नमन है उनको, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति को। और शायद ईश्वर उनका ये परीक्षा लेकर के ही उनको प्रधानमंत्री बनाता था कि आज उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पहले कांग्रेस के पास था, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जो 3 बार लगातार बने थे, प्रधानमंत्री मोदी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। और मैं आपको निश्चित कह रहा हूं 2029 भी प्रधानमंत्री मोदी ही आएंगे। भाई मैं तो बड़ा हैरान हो जाऊंगा सर हमने अगर तो योगी जी का सुना है, हम तो 2-3 चीजें चल रही पाकिस्तान में, वो कह रहे हैं कि योगी जी और योगी जी जो है उनको ये बताया जा रहा है कि उनसे तो खैर और ज्यादा लोग परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं कि सुना है बहुत नहीं, ज्यादा योगी जी नहीं, एक्सट्रीम पे देखिए सोचते हैं। और अगली बार मोदी जी का क्या बीजेपी का आना भी जो है वो ये पाकिस्तान की बात योगी बता जी, क्योंकि मैं सोचा जा आपको रहा है बताऊं डिफिकल्ट होगा। जी, आरजू जी, योगी जी बड़े लेकिन सॉफ्ट आप आदमी। ग्राउंड रियलिटी आप जानते हैं जी। योगी जी और हम सब लोग, हमारा एक ही डिमांड है, भारत की एक इतिहास है, कल्चरल इतिहास है, इसको कम्युनिस्ट मिटाने पे तुले हुए हैं और वो इस्लामिस्ट के साथ मिलके इसको मिटाना चाहते हैं। हम आरजू जी सबसे प्यार करते हैं, हमारे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक है। ये हमारे वेदों की शिक्षा है। हमारे जो चाहे प्रधानमंत्री जी हों, चाहे मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे गृह मंत्री जी हों, हम किसी को एक भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं देते। लेकिन आप स्पेशल डिमांड करोगे, आज देख लीजिए मुर्शिदाबाद बंगाल जल रहा है, 2 लोगों की इसलिए हत्या कर दी है, वो बेचारे मूर्तियों का निर्माण करते थे, उनको घर से निकाल के चाकू से गोद के मार दिया। क्यों? क्योंकि वक्फ बोर्ड में कुछ पावर कम कर लिए गए थे। 2015 से पहले तो ये पावर थे भी नहीं वक्फ बोर्ड में, तो 2015 से पहले वक्फ का एक्ट नहीं था। और जो 1954 में बना था उसमें तो वो सब भी नहीं था जो आज का था। तो मैंने पहले भी, इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम इज नॉट अ थ्रेट टू इंडिया, क्योंकि इस्लाम एक ही चीज जानता है, फोर्स। वो ये अपनी शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं ना, शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं कि आप कुछ करोगे तो हम सड़कें जला देंगे, हम भारत को जला देंगे, ये वो प्रूफ करना चाह रहे, करके देख ले। नहीं होगा ऐसे, नहीं होगा ऐसे। अब दुनिया भी नहीं इसको खरीदेगी और दुनिया देख रही है कि ये क्या हो रहा है। दुनिया की जो पेशेंस का लेवल है वो कम होता जा रहा है। तो करे वो दंगा, करे, मारे लोगों को कि हमारे शरिया में कोई ठीक है मुदाखलत। सर, होना नहीं चाहिए सर, ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई भी किसी को भी इस तरीके से मारे या कन्वर्ट करे या जो भी गलत करे, वो मेरे ख्याल नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होना चाहिए।
ख्याल से तो लेकिन इसके दुनिया लिए सर लॉ बना होगा ना सर, कोई कोई तो आपके यहाँ कोई तो लॉ बात हो रही। लॉ फॉलो, वो कह रहे भाई दिल में कुरान है और हाथ में संविधान है, कह रहे कुरान बड़ा है हमारे लिए भाई, क्या लेकिन कीजिएगा लॉ। सर जो कंट्री का जो लॉ होता है या कंट्री में वो जो कह रहे कह जूते लीजिए पे जो, मेरा, जूते पे है वो लॉ मेरे लिए, कुरान और शरिया के आगे कुछ नहीं है हमारे लिए। वो कह रहे हैं शरिया में मुदाखलत मत करो, कॉन्स्टिट्यूशन का काम है शरिया में मुदाखलत करना, उनके समझ ही नहीं आ रहा है। कॉन्स्टिट्यूशन बना ही है शरिया में मुदाखलत करने के लिए। अब इन अनपढ़ों को कौन समझाए? अगर शरिया में मुदाखलत नहीं होती है भारत में कुरान का राज्य चलेगा? सर ये काम तो गवर्नमेंट का है ना कि वो क्या पॉलिसी बनाती है और किस तरह से इस किस्म के बेचारी लोगों ने, को रोका अगर आप, जाता है, जो दंगे हो रहे हैं वो ना हो। हम तो नहीं चाहते कि अरे कोई आपके भी नहीं जाने से चाहता पहले कि किसी किसी को भी आरजू तकलीफ जी, हो, कोई किसी की भी जान अरे जाए। आरजू जी कोर्ट में चले जाओ ना, हाँ कोर्ट डिसाइड करेगा लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है बिल्कुल। कि नहीं हाँ हाँ यही हो। है। बंगाल जला दोगे कि तुम हिंदुओं के घर जला दोगे? ये कौन सा तरीका है प्रोटेस्ट का? तुम्हें डेमोक्रेसी चाहिए, तरीका है डेमोक्रेसी का डरा करके? ये ठीक नहीं है ना, ये ठीक नहीं है ये। वो बंगाल में और कहीं नहीं हो रहा है, सिर्फ बंगाल में हो रहा है, ये असम में नहीं हो रहा है, ये कहीं नहीं हो रहा। अगर ये दिखाना चाहते हैं या इलेक्शन है, दिखाना चाहते हैं कि हमारे पास 30% का वोट है, शक्ति है, तो वहां के हिंदुओं को अब सोचना पड़ेगा कि हम तो पहले भी कहते थे, हमने तो बंगाल के जिनको मैंने पढ़ाया लॉ सिखाया वो हमें गालियां दे देते। कल बल्कि आज ही मैं एक ट्वीट देख रही थी, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, आपके यहाँ की बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं, और एक आध बार मैंने उनके यहाँ कुछ लिख दिया था तो मुझ पर भड़क भी गई थी। तो मैं ये जरूर उनकी ट्वीट देख रही थी और वो कह रही थी कि 70% के ऊपर 30% लोग कैसे कब्जा कर सकते हैं, इस किस्म की, मतलब उनकी एक ट्वीट जो थी वो मेरी नजर से गुजरी। तो सर भाई बात तो नाजी जर्मनी में नाजी 10% भी नहीं थे, कब्जा कर लिया था। अंग्रेज तो 1% भी नहीं थे, भारत पे कब्जा कर लिया था। बाबर क्या पूरा पूरा आज भी उज्बेकिस्तान का पूरे सेंट्रल एशिया का पॉपुलेशन इंडिया का 5% नहीं होगा, कब्जा कर लिया था। सामान्य आदमी अपने घरों में बिजी रहता है, उसको नहीं समझ में आता ये सब। क्या अंग्रेज कितने अंग्रेज आए थे यहाँ पे? 500 की अंग्रेज ने 50,000 उनको हरा दिया था 1757 के बैटल ऑफ पलासी में, अगर मैं गलत नहीं हूं, या बक्सर में, सॉरी। कितने लोग आए थे ये? ऐसे नहीं होता, नंबरों से खेल नहीं होता। तालिबान तो एक मुट्ठी थे, नेशनल डिफेंस फोर्स को हला दिया उन्होंने, लड़ा ही नहीं, वो कब्जा कर लिया देश के ऊपर। तालिबान की सोच पूरा अफगानिस्तान थोड़ा। मगर सर अब ये सिचुएशन अब कंट्रोल कैसे होगी जो आपके यहाँ हंगामा चल रहा है? कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि इसको हमारे यहाँ पे वेपनाइज किया गया है कम्युनिस्टों के द्वारा। अरे कितने कम्युनिस्ट हैं आपके यहाँ, कितने परसेंट उनका ही होंगे? राज रहा 70 साल तक। कम्युनिस्ट का मतलब है उनका राज था, वो भारत के हर इंस्टीट्यूशन में घुसे हुए हैं। उन्होंने इनको इंटेलेक्चुअल बैकग्राउंड दिया हुआ है, वो भी शैलो इंटेलेक्चुअल्स। आपको समझ में नहीं है भारत की, इन्होंने भारत का कैरेक्टर बदलने का काम किया है। मोदी क्यों नहीं इनको पसंद आता है? क्योंकि वो वेदों की बात करता है, वो हिस्ट्री की बात करता है। इनको आग लग जाती है उससे, क्योंकि ये चलना चाहते हैं मार्क्स के हिसाब से। नहीं होगा, नहीं होगा ऐसा। ये देश अपने रूट से मिलेगा। हमें 1947 में पॉलिटिकल आजादी मिली थी, हमारी कल्चरल आजादी, हमारी कल्चरल स्वतंत्रता, और हमारी जो विधिक स्वतंत्रता अभी भी नहीं आई है। कोर्ट जजमेंट देते हैं अंग्रेजी केसेस के हिसाब से, और जो है फंक्शनिंग हो रही है, क्या नाम है, जो हमारा कल्चर है वो चल रहा है जी, पता नहीं किस हिसाब से, भगवान ही जाने इस देश का क्या इन्होंने कर दिया है। बच्चों को ऐसी अंग्रेजी बोलते हैं बच्चे, इन बच्चे से हाय हेलो। आप क्या, मैं आप जब भी मुझे मैसेज करती है ना, नमस्ते बोलती है, आप अपने लोगों को ग्रीटिंग अस्सलाम वालेकुम करती हैं। हमारे यहाँ हाय हेलो चलता है। फिल्मों में से गायब कर दिया, आप फिल्म देख लीजिए, नमस्ते बोलने वाला गायब हो जाएगा, नहीं होगा अब। दे हैव टेकन ओवर, दे हैव डिस्ट्रॉयड द इंडियन कल्चर। बट उनको पता नहीं है कि जड़ें बहुत गहरी हैं, और अब समय उलट गया है। अब लोग जाग रहे हैं, इंटरनेट ने उनको जगा दिया है। जो इन्होंने इस देश में जाति के नाम पे विभाजन करके ब्राह्मणों को विलेन बना करके जो इन्होंने राज किया, वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा।
अब डर की राजनीति नहीं चलेगी। मोदी कोई ब्राह्मण है क्या? मोदी छोटी कास्ट के हैं, प्रधानमंत्री मोदी। तो ब्राह्मणों को जो बताते थे कि सारे इविल का कास्ट है, आज मोदी जी हिंदुत्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन ब्राह्मण लड़ रहा है? जितने ब्राह्मण है तो हिंदुत्व को गाली देते हैं। सो आपको नहीं पता अब इस देश में, अरे भाई आरजू जी, तहव्वुर राणा पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि हमारे यहाँ के कांग्रेस के लीडर और कुछ लोग और थे, सॉरी मैं नाम ले रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टी का, आई शुडंट, वो कह रहे थे कि 26/11 आरएसएस ने करवाया है। कुड यू बिलीव दैट? उन्होंने कहा ये आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने मिलकर करवाया है, ये हिंदू टेरर है। सर ये हमने भी सुना था उस जमाने में जब 2008 में हुआ था। तो शो है, आपको दिख जाएंगे। हाँ उन्होंने ये हम झूठ से लड़ रहे हैं। सर झूठ नहीं चलता, चाहे कोई भी कहे। तो जो बोलने वाले को थोड़ा समझ में आता है, वो तो अपने आप को शाणा समझ रहा होता है उससे। हाँ वो ऐसा होता है सर, झूठ जो बोलते हैं ना वो अपने आप को समझ रहे होते हैं कि कहा ना, उस आदमी का सोचिए, बेचारे ने अपना सब घर छोड़ दिया। उन क्या मिला मोदी जी को इस देश के लिए? उन्होंने अपना घर छोड़ा, बार छोड़ा, एक विचारधारा की लड़ाई लड़ी उन्होंने, और आपने उनको बदनाम कर दिया। जो वो नहीं थे, सबसे प्यार करते, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबसे प्यार करते हैं, आपने उनको प्रूफ कर दिया कि ये बिगेट है। अरे सर आप गुस्से में आ गए सर, लोग तो झूठ बोलते रहते हैं, मैं पता है मुझे। अब आप कहें तो पानी पिए, आप कुछ खा भी लें, लेकिन सर आप ऐसे गुस्से में आ जाते हैं। लोगों का क्या, लोग तो झूठ बोलते रहते हैं। मैं आपको बताऊं, अभी कल से एक साहब जो है, पता नहीं कौन है वो, मैं उनको जानती भी नहीं हूँ बेचारों को, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो ट्विटर पे अब ये लिख रहे हैं कि मेरा दुबई में अपार्टमेंट है जो मैंने भाड़े पे भी चढ़ा दिया है। मैं सोच रही हूँ उनको बोलूं एड्रेस तो दे दो भैया, मैं जाके किराया ले लूं, मेरे आजकल वैसे ही जहर खाने के पैसे नहीं है। ठीक है, ये तो मानवता है, चलता रहेगा, इनसे क्या डरना। तो नहीं डरती नहीं, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, अगर मेरा कोई अपार्टमेंट है दुबई में तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे एड्रेस बता दे दागा, और ये भी कह दिया कि भाड़े पे नहीं, उन्होंने रेंट पे कर दिया, तो मुझे बता दे, मैं जाके रेंट ही ले लूं वहां से, तो खर्चा वर्चा अच्छा चल जाएगा। तो आपको पता है दुबई में बड़ा महंगा है, तो इसलिए। लेकिन लोग तो कुछ भी बोलते हैं सर, लोगों के बोलने का क्या है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो कहने दीजिए। हाँ तो कहे तो हम भी तो वही उन्हीं लोगों में से हम भी कुछ कहेंगे, हमारा भी काम है कहना। हम कम से कम झूठ नहीं बोलते, ये लोग झूठे हैं, हम झूठ नहीं बोलते। हाँ बिल्कुल झूठ ऐसे नहीं बोलते, और हम किसी से नफरत नहीं करते। हिंदू एग्जैक्टली मुस्लिम सिख बिल्कुल ईसाई ऐसा हम है, सबको अपना भाई बिल्कुल मानते बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। हैं। ऑलवेज अ प्लेजर आरजू जी। थैंक यू।